6, 7, 8, 9, 10 एक काम कर, इसमें से 1 मिनट रुक जा। हेलो, तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। कौन बोल रहा है? दिमाग तो सही है तेरा? एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी बहन की बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। मेरी बहन? ये कब पैदा हो गई? अरे मेरी कोई बहन है ही नहीं। है कि नहीं वो तू देख, ये तेरा प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, The number you have called is currently switched off. अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। महाबलेश्वर के अमित भावे को जो फोन आया था, क्या वो कोई मजाक था? तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आकर ले जाओ। फोन करने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन अमित भावे की कोई बहन थी ही नहीं। अमित भावे अपने मां बाप एकनाथ और मीनाक्षी भावे की इकलौती औलाद था। क्या ये फोन, ये कॉलर ये जानकारी देना चाहता था कि किसी की मौत हुई है? जो जानकारी उसने गलती से गलत इंसान को दे दी थी, और ये मजाक नहीं था बल्कि सच था। क्या सच में कहीं किसी लड़की की मौत हुई? हमने आपकी बेटी की फोटो को सतारा के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। हम निकिता के दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। निकिता के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस भी मंगवाए। हमने हॉस्पिटल्स में भी चेक किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। प्रतापराव जी, कल घर में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था जिससे गुस्सा होकर? नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। कल भी हमेशा की तरह निकिता कॉलेज के लिए सुबह निकली थी। कॉलेज से दोपहर में वो ट्यूशन जाती है और 4 बजे घर वापस आ ही जाती है। कल सुबह रोज की तरह निकिता कॉलेज के लिए और शिवम स्कूल के लिए घर से साथ में ही निकले थे। शिवम 4:30 बजे घर आ गया था, पर निकिता नहीं आई सर। मैडम, कल निकिता कॉलेज आई थी, मैं उससे मिली भी थी। 1:30 बजे तक वो कॉलेज में ही थी। उसके बाद वो ट्यूशन क्लासेस के लिए गई होगी। आती मैंने निकिता के टीचर में पता किया, कल वो ट्यूशन गई नहीं। मैडम, मैंने टीचर से ही पूछा और अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया। 27 अप्रैल को निकिता एब्सेंट थी। धवल जी, निकिता अक्सर छुट्टी करती है, रेगुलर क्लास आती है। वो तो रेगुलर क्लासेस आती है। बहुत अच्छी स्टूडेंट है। 93% मार्क्स उसने स्कोर किए बीएससी फर्स्ट ईयर में, और 2 हफ्ते बाद उसके सेकंड ईयर के एग्जाम। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि पढ़ाई में इतनी अच्छी लड़की क्लासेस बंक करके अचानक कहीं चली जाएगी और घर नहीं लौटेगी। आरती, क्या निकिता ने तुम्हें बताया था कि वो क्लासेस जा रही है? नहीं, उसने बताया तो नहीं, पर मुझे पता है कि 2 से 3:30 बजे उसकी ट्यूशन क्लासेस होते ही है। कॉलेज से वो सीधा धवल सर के यहाँ क्लासेस के लिए जाती है। क्लासेस नहीं गई तो फिर कहाँ जा सकती है? कोई बॉयफ्रेंड है उसका? क्लासेस बंक करके उससे मिलने गई हो? अगर है भी तो मुझे किसी बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता। ऐसे केसेस में जनरली बॉयफ्रेंड वाला एंगल सामने आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बॉयफ्रेंड के साथ भागी होगी, पर अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो हम उससे बात करके देख सकते हैं, शायद उसे कुछ पता। हाँ, हमें नहीं पता साहब। हम निकिता हमेशा फोन पे लगी रहती है। इस बात को लेकर उसको मैंने कई बार डांटा भी। तो झगड़ा इस बात पे हुआ? झगड़ा नहीं साहब, हम बस समझा रहे थे उसको, लेकिन उसके बाद उसका मूड थोड़ा खराब हो गया था। आई मैं फोन पे पढ़ाई कर रही थी। झूठ मत बोल निकिता, मोबाइल में कोई पढ़ता नहीं है। तो हमको बेवकूफ मत बना। देख बेटा, तू मेरे को बोली कि स्मार्टफोन चाहिए, मैं लाके दिया ना, पर तू पढ़ाई छोड़ के उसमें ही लग गई। बेटा तेरे को मालूम नहीं है, पर तेरे को ना उसकी लत लग रही। बाबा, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। तू चुप कर। देख निकिता, बेटा यही उम्र है पढ़ाई की। पहले मन लगा के पढ़ाई कर, इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। एग्जाम दे, पास हो, अच्छा काम कर, फिर जो करना है वो कर। ये बात हम उसको 1 हफ्ते से समझा रहे हैं साहब। माँ बाप हैं उसके, इतनी सी बात पे नाराज होकर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाई। निकिता बहुत समझदार लड़की है, उसे हमारे हालात पता है। आपका बेटा वो शिवम, वो स्कूल से घर कितने बजे वापस आया? शिवम, तुम और निकिता सुबह घर से साथ में निकलते हो ना? हाँ। तो कल सुबह जब तुम दोनों साथ में निकले, तब तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि तुम्हारी निकिता ताई परेशान हो या उनका मूड खराब हो? नहीं, ताई तो वैसे ही बात कर रही थी जैसे रोज करती है। मैडम, मैं बता रही हूँ ना, हमने रात को जब उसको डांटा तो उसका मूड थोड़ा खराब था, पर सुबह वो ठीक थी। नाश्ता करते वक्त बात भी हुई मेरी उससे। शिवम, तुम्हारी निकिता ताई ने तुमसे कभी किसी लड़के के बारे में बात की है? बात तो होती है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता।
निकिता आप्टे की फोटो सतारा और पास के सभी इलाकों में सर्कुलेट कर दी गई। निकिता के कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी निकिता की फोटो लगाई गई थी। निकिता को गायब हुए अब 2 दिन बीत चुके थे, पर उसका कहीं पता नहीं। निकिता को लेकर उसके मां बाप की चिंता और डर बढ़ता जा रहा था। सर, निकिता के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। तो निकिता के घर से कॉलेज करीब 20 मिनट की दूरी पे। घर वालों ने बताया कि वो कॉलेज पैदल आ जाया करती। 19 साल की लड़की है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं ये किसी को पता ही नहीं है। सर, हमने निकिता की फैमिली से पूछा, उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड आरती से बात की, कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से भी पता किया, लेकिन किसी को भी निकिता के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। रूट चेक किया, घर से कॉलेज, कॉलेज से क्लासेस, क्लासेस से फिर घर किया, लेकिन 27 अप्रैल को क्लासेस गई ही नहीं। सर, निकिता के कॉलेज से घर वाले रूट पे कोई सीसीटीवी नहीं मिला, लेकिन उसके घर की दूसरी तरफ वाले रास्ते मानदेव चौक की तरफ से 20 मिनट की दूरी पर एक सुनार की दुकान है जहां सीसीटीवी लगा है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में निकिता घर की तरफ जाती हुई दिख रही है। सर, ये फुटेज है। सर, ये देखिए, लड़की इस तरफ से आ रही है। ये मानदेव चौक की तरफ से आ रही है? हाँ सर, इस तरफ से बुराड़ नगर जहां निकिता रहती है, वहां पहुंचने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। 27 अप्रैल 3:45, मतलब इतना तो कंफर्म है निकिता ट्यूशन क्लासेस नहीं गई थी, क्योंकि इसके ट्यूशन क्लासेस बापर सर्कल के पास है, ठीक उल्टी तरफ, और ये दूसरी तरफ से आ रही है। ये पक्का क्लासेस बंक करके इस तरफ किसी से मिलने गई हो। एक मिनट रिवाइंड कीजिए। सही देखिए, लड़की परेशान लग रही। मानदेव चौक से लेकर बुराड़ नगर जहां निकिता का घर है, पूरा एरिया स्कैन करो। ये लड़की मानदेव चौक क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। उसके आगे क्या हुआ, कहां गई, इस लड़की के गायब होने के सभी सवालों के जवाब वही मिलेंगे। निकिता आपसे भागी नहीं है, ये घर की तरफ ही लौट रही थी। यकीनन ये घर से भागी तो नहीं है। निकिता आप्टे को आखिरी बार जिस रास्ते से घर जाते हुए देखा गया था, पुलिस अब उस पूरे रास्ते को खंगालने वाली थी। इस तलाश में जो सामने आएगा वो बेहद हैरान कर देने वाला था, पुलिस के लिए और उलझन पैदा कर देने वाला। जिस रास्ते से निकिता 27 अप्रैल को घर जा रही थी, उस रास्ते में एक छोटा जंगल था। निकिता पुलिस को उसी जंगल में मिलने वाली थी। माने रुक थाम रे थाम। इसने आत्महत्या की है? सर, देख के तो ऐसा ही लगता है। सीसीटीवी फुटेज में प्रतिमा ने शायद सही पकड़ा था। ये लड़की किसी बात से परेशान लग रही थी। इस तरह पहाड़ी वाले रास्ते पर सुनसान जगह पर जाकर फांसी लगा के सुसाइड कर लेगी। सुसाइड क्यों करेंगे? पर किस लिए? चाहे कुछ भी हो जाए, ताई सुसाइड नहीं कर सकती। शिवम, अभी कुछ पता नहीं चला है, और निकिता की बॉडी हमें पेड़ से लटकी हुई मिली, और हम वही बोल रहे हैं जैसा दिखता है। लड़की के गले की हड्डी टूटी हुई है, पेड़ पर लटकने की वजह से। लटकने की वजह से? आपका मतलब है इसने खुद? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, जो गले में इस रस्सी के दबाव के कारण हुआ है, और इसी रस्सी की वजह से गले की हड्डी टूटी है। पर मैं इस वक्त कंफ्यूज हूं। क्यों? क्योंकि मरने के पहले इसके साथ रेप हुआ। रेप हुआ? रेप हुआ, और इसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की है। तो पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई, फिर गला दबाकर मारा गया, और फिर पेड़ से लटका दिया? पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि गले पर सिर्फ रस्सी के निशान है, और हाथ से गला दबाने के निशान अलग होते हैं, जो नहीं है। डॉक्टर महात्रे, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब बॉडी को पेड़ से उतारा गया था तो लड़की के शरीर के कपड़े जरा से भी इधर से उधर नहीं थे। कपड़ों को देखकर कोई ऐसा कह नहीं सकता था कि मरने से पहले इसके साथ रेप हुआ है। रेप तो कंफर्म हुआ है, क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट में जिस तरह चोट के निशान मिले, तो सीमेन? नहीं, बॉडी में सीमेन के रेसिड्यू नहीं है। पॉसिबिलिटीज है कि रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया। लड़की का हाइमन रेप में ब्रेक हुआ है, या लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी, या नहीं, वो सेक्सुअली एक्टिव थी। तो आपके अकॉर्डिंग हम इस केस को क्या माने? रेप के बाद मर्डर, या फिर रेप के बाद आत्महत्या की तरह देखें? मुझे लगता है कि आपको ये केस मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से देखना चाहिए। इसमें सिवाय रेप के कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। सर, निकिता की फैमिली काफी सदमे में,
कोई बात करने की हालत में नहीं। सर इतनी छोटी सी बात कि बाप ने डांट दी, सिर्फ इसलिए क्या ये लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी, सुसाइड कर लेगी? अगर मान लें कि मोबाइल की वजह से डांट पड़ी और उसने सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड से पहले जो रेप हुआ उसका क्या? सर अगर रेप हुआ है तो ये पर्सनल मैटर नहीं लगता। निकिता का फोन मिला? मैंने आसपास के एरिया को छाना, लेकिन निकिता का फोन कहीं भी नहीं मिला, नहीं उसके बैग में, नहीं आसपास कहीं। तुम लोग उधर देखो और तुम उधर। मोहिते, वो झाड़ियों के पीछे देखो, एक एक जगह देखना, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। सर क्राइम सीन से तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये मर्डर है। मुझे लग रहा है ये रेप और सुसाइड का ही केस है। प्रतिमा, लड़की के साथ रेप हुआ और उसने तभी सोच लिया कि उसे सुसाइड करना है। सर अगर रेप उसी स्पॉट पे हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि वही हुआ है, पर हादसे के बाद लड़की बुरी तरह टूट गई और उसने सोचा कि उसे आत्महत्या करनी है, लेकिन फिर भी क्या वो रस्सी अपने साथ लेके घूम रही थी? उसे क्या पहले से पता था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसे सुसाइड करना पड़ेगा? सर फुटेज में निकिता परेशान लग रही थी, शायद उसका रेप कहीं और हुआ और फिर लड़की ने सीधे दुकान में देकर रस्सी खरीद ली। सर मुझे पूरा यकीन है कि यह मर्डर है और जिसने भी किया है पूरे प्लानिंग के साथ किया है। पॉसिबल है कि उसने निकिता पे पहले से नजर रखी हुई थी, उसे पता था आज वो किस रास्ते से जाएगी और उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। कॉन्डम, रस्सी, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। फिर भी सर कोई ना कोई पर्सनल एंगल तो होगा ना, या तो लड़की के साथ या फैमिली के साथ, और अगर किसी ने मर्डर किया भी है तो कोई ना कोई पर्सनल एंगल तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, पर्सनल एंगल के पूरे चांसेस है, लेकिन यहाँ पर मर्डर को सुसाइड का कलर दिया गया। शायद पोस्टमार्टम में कोई चूक हुई, स्ट्रैंगुलेशन मार्क दिखा नहीं, लेकिन सर लड़की इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन ले लेगी, वो भी रस्सी तैयार पहले से। हमें सबसे पहले जरूरत है निकिता की फैमिली से बात करने की, उसका बैकग्राउंड निकालने की। सुसाइड हो या मर्डर, इसमें कुछ तो पर्सनल है। शायद रेप का प्लान ना हो, मौके का फायदा उठाया गया हो, जो भी है हमें दोनों पॉसिबिलिटीज का पता करना हो। मोहिते, मुझे सतारा और सतारा के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से रेप और मॉलेस्टेशन के सारे केसेस चाहिए, और ऐसे केसेस में कौन सा हिस्ट्री शीटर बाहर है, कौन सा अंदर है या बेल पर, सबकी पूरी जानकारी चाहिए फौरन। माने बुराड़ नगर से लेकर मानदेव चौक के बीच में जितनी भी दुकानें हैं, सभी दुकानदारों को निकिता की फोटो दिखाओ और पता करो क्या लड़की ने हाल ही में कोई रस्सी खरीदी थी। मतलब उसने सुसाइड है या मर्डर, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। प्रताप राव जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। निकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निकिता की मौत 27 तारीख शाम को ही हो गई थी। मौत का समय 4 से 6 के बीच का है। ये सीसीटीवी फुटेज हमें मानदेव चौक की एक दुकान से मिला है। निकिता उस दिन क्लासेस नहीं गई थी। आप लोगों को निकिता ने कभी बताया था कि कोई उसे परेशान कर रहा है या आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी जिसका बदला लेने के लिए किसी ने निकिता के साथ ये सब? सर ताई सुसाइड नहीं कर सकती। निकिता सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हारी बहन को या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मार्केट में 2 सब्जी की दुकान है मेरी, सालों से ये काम कर रहा हूं, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमने पिछले 1 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक की है और पिछले 1 हफ्ते में निकिता एक बार भी इस रास्ते पर नहीं दिखी। मतलब कि वो हर रोज कॉलेज से घर जाने के लिए मानदेव चौक वाला रास्ता नहीं लेती थी, और 27 तारीख से पहले क्लासेस में भी उसकी रेगुलर अटेंडेंस थी। लेकिन उस दिन इस रास्ते से वो क्लासेस बंक करके किसी को तो मिलने गई थी। उनको नहीं पता वो क्लासेस में छुट्टी मारती थी, तो वो छुट्टी करके किसको मिलने गई थी ये भी हमको नहीं पता। प्रताप राव जी, अगर आप हर बात में यही कहेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे? नहीं पता है साहब, हम लोगों को कुछ पता नहीं है साहब। नहीं पता है कि निकिता इतनी सी उम्र में आत्महत्या क्यों करेगी, या किसी ने उसके साथ मेरी निकिता के साथ। सर ताई सुसाइड नहीं कर सकती। अगर उसे कोई तकलीफ होती तो वो उसका सामना करती अपनी जान नहीं लेती। मेरी ताई बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सुसाइड नहीं कर सकती।
हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप कौन बोल रही हैं? मैं सतारा से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रतिमा दलवी बोल रही हूँ। जी मैडम, मैं अमित भावे बोल रहा हूँ, बताइए। इस वक्त कहाँ हैं आप? जी मैं अभी अपने दुकान पर हूँ, महाबलेश्वर मार्केट में। क्यों, क्या हुआ? निकिता आप्टे को जानते हैं आप? जी जानता हूँ। क्यों? कैसे जानते हैं? अरे क्या हुआ मैडम, आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? अमित, क्या आप जानते हैं कि निकिता मर चुकी है? क्या? जी नहीं 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 जानता मैम। एक्चुअली क्या है कि निकिता जो है वो मेरी कजन है, मेरी आई मीनाक्षी भावे के चचेरे भाई प्रताप राव आप्टे की बेटी है। और मैम ये बात आप हमें क्यों बता रही हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रताप मामा और शिवम ने फोन क्यों नहीं किया? निकिता ने मरने से पहले आखिरी कॉल आपको किया था। क्या? मुझे मैडम ये क्या कह रही है आप? मुझे कुछ... अमित, निकिता का रेप हुआ है और रेप होने के बाद या तो उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है। ये सब 27 अप्रैल की शाम की बात है और निकिता ने मरने से पहले शाम को 4:23 पे तुम्हारे नंबर पे कॉल किया था और 21 सेकंड बाद भी हुई है तुम्हारी। मैडम निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ ये सुन के मेरा सर घूम रहा है। बहुत बुरा हुआ निकिता के साथ। लेकिन मैडम अगर निकिता मुझे फोन करती तो क्या मैं उसके परिवार वालों को नहीं बताता? और वो मुझे यहाँ महाबलेश्वर में फोन क्यों करती? अगर उसे फोन करना था तो अपनी फैमिली को सतारा में फोन करती। अमित, निकिता ने ऐसा क्यों किया ये बताने के लिए निकिता जिंदा नहीं है, तो तुम्हें बताना होगा कि उस वक्त तुम दोनों की क्या बात हुई थी। मैडम मेरी उससे 1 मिनट 27 तारीख को मैडम 27 तारीख की शाम में मुझे एक अजीब सा कॉल आया था। कोई आदमी था, कह रहा था कि आकर के अपनी बहन की डेड बॉडी ले जाओ। तो क्या जवाब दिया तुमने? मैडम मैं क्या जवाब देता? मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मेरी तो कोई सगी बहन है ही नहीं। अमित, वो कॉल तुम्हारी सिस्टर निकिता के फोन से आया था, तो तुम्हें कैसे नहीं लगा सिस्टर मतलब कजन सिस्टर भी हो सकता है? मैंने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि कजन सिस्टर भी तो हो सकती है। अमित, सतारा पुलिस स्टेशन तुरंत पहुंचो। जी मेरा नाम विनीत लोखंडे। जी जानता हूँ निकिता को। विनीत, फौरन बोराड़ नगर पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैम मैं निकिता के घर आया, उसके अंतिम संस्कार में। क्या मैं अटेंड करके? उसके बाद आ जाओ, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। मैं कहीं नहीं भाग रहा। और क्यों भागूंगा? साहब 2-3 हिस्ट्री शीटर से बात किया मैंने, उन्होंने बताया कि एक हिस्ट्री शीटर है किशोर कदम नाम का, यही सातारा का ही है। 3 साल पहले रेप केस में अंदर गया था, अभी बेल पे बाहर है, केस ट्रायल पे उसका। कहाँ मिलेगा ये किशोर कदम? कुछ बोल नहीं सकते साहब, लेकिन अभी सतारा में नहीं है। पता कर क्या है? मुझे पक्का लगता है इस केस में किसी क्रिमिनल का हाथ है। गोविंद, किसी क्रिमिनल का हाथ होता भी तो क्या ऐसे रस्सी लेके जाता, ऐसी प्लानिंग करता? नहीं, मेरे को क्या लगता है ना, कुछ पर्सनल एंगल है। गोविंद थियरी मत बना, पता कर ये किशोर कदम कहाँ है, किस बिल में चुप के बैठा है। मुझे ये किशोर कदम जल्द से जल्द चाहिए। तुम ठीक हो ना? विनीत 1-2 घंटे में आ जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद वो डायरेक्ट यहीं पर आ रहा है। मैंने मोहिते को उस पर नजर रखने के लिए बोला है। ये निकिता का बॉयफ्रेंड था। ताज्जुब की बात है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अजीब तो है सर। जब मैंने विनीत से निकिता के बारे में पूछा तो उसने कुछ छुपाने या फिर झूठ बोलने के बजाय सीधा बोला कि उसका और निकिता का अफेयर था। विनीत निकिता का सीनियर था, पिछले साल उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ और उस दिन निकिता ने क्लास सिर्फ विनीत से मिलने के लिए बंक किया था। और 27 अप्रैल को दोपहर में वो दोनों माधव चौक के पास जो पार्क है वहां मिले थे। अक्सर वो दोनों वहीं मिला करते थे। और इसी वजह से निकिता उस रास्ते से घर जा रही थी, राइट? यस सर। तो ये अमित अलग ही केस। जब अमित को वो कॉल आया था कि उसकी बहन मर गई है तो उसने कोई भाग ही नहीं दिया, फोन कट कर दिया क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं है, जबकि उसे वो कॉल निकिता के ही फोन से आया था। झूठ बोल रहा है। ये अमित कितनी देर में पहुंचेगा यहाँ? महाबलेश्वर से निकल गया, उसका फोन ट्रेस कर रहा है फिलहाल ऑन। मुझे नहीं लगता भागने की कोशिश करेगा। अमित भावे को महाबलेश्वर में निकिता के मोबाइल फोन से फोन आया था। तुम्हारी बहन की बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। मेरी बहन? अरे मेरी कोई बहन है ही नहीं। वो फोन जो अब लापता था। पर सवाल यह था कि अमित को कैसे कुछ समझ में नहीं आया, जबकि फोन खुद निकिता के नंबर से आया। और दूसरा सवाल कि यह कैसे हो सकता था कि किसी को पता ही नहीं था कि निकिता का विनीत लोखंडे नाम का कोई बॉयफ्रेंड है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी बातें थी जो इस केस में सामने आनी बाकी थी।
दिन मैं निकिता को दोपहर में मिला था। पिछले 1.5 साल से मेरा उसका अफेयर चल रहा था। 1.5 साल से? उसके बावजूद निकिता के परिवार में किसी को ये बात पता नहीं? नहीं पता, और मेरी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। पर तुम्हारे कॉलेज में भी किसी को नहीं पता? हमने निकिता की बेस्ट फ्रेंड आरती से भी पूछा, उसे भी तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने और निकिता ने मिलकर ऐसे ही डिसाइड किया था। मैं एमएससी कर रहा हूँ, उसे बीएससी करनी थी, उसके बाद मास्टर, और इसके बाद हम दोनों को शादी के बारे में डिसाइड करना था और फिर सबको अपने रिश्ते के बारे में बताना था। तुम 27 अप्रैल को निकिता को उस पार्क में मिले थे। तुम्हें ऐसा लगा कि निकिता किसी बात को लेकर परेशान थी? परेशान नहीं थी, वो थोड़ा दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि एक रात पहले उसके पापा ने उसे फोन के लिए डांट दिया था। बस दुखी थी या फिर इस बात को लेकर बहुत परेशान थी? दुखी थी, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि उसके पापा सही बोल रहे हैं। ये पहली बार मुझे नहीं डांटा है बाबा ने विनीत, इसके पहले भी कई बार टोक चुके हैं। अब तो मुझे खुद लग रहा है मुझे फोन की लत लग रही है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सुधारो खुद को। सुधारना ही पड़ेगा विनीत। अब हम फोन पे ज्यादा चैट नहीं करेंगे, ना ही ज्यादा बात करेंगे। मुझे अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाना है। पहले तो बस आई बाबा कहते थे, अब तो मुझे खुद लगता है कि मेरे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही है? अरे नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं खत्म हो जाते, ना ही हम ज्यादा बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। ठीक। उसके बाद हम लोग कुछ आधा घंटा बैठे, बातें की और अपने अपने घर के लिए निकल गए। बस इतनी ही बात थी कि वो अपने पापा के डांटने से दुखी थी? हाँ सर, निकिता बहुत समझदार लड़की थी। उसने कभी भी अपने आई बाबा की डांट को गलत तरीके से नहीं लिया। उसको पता था कि उसके आई बाबा अमीर नहीं है, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। बड़े बड़े सपने देखे थे हम। ये फुटेज देखो। ये फुटेज हमें मानदेव चौक के पास वाली एक दुकान से मिला है। इसमें निकिता अपने घर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि निकिता किसी बात को लेकर परेशान थी, दुखी थी। परेशानी या दुखी जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि पार्क से घर जाते वक्त वो खुश थी। चलो बाय। बाय। अब हम 1 महीने के बाद मिलेंगे। हाँ पता है, आई विल मिस यू। बाय। वो मुस्कुराई और चली गई। मैंने जाते वक्त उसे बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। अब मुझे क्या पता, वो आखिरी बार है जब मैं सपने सामने जिंदा देख रहा हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द फैमिली में, दोस्तों में किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था? सर किसी को पता भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। और मैडम आप बता रही थी कि आरती ने नहीं बताया। आरती को सब पता था। चल मान लिया कि निकिता ने कहा था कि तुम एग्जाम्स के बाद मिलोगे, तब तक कोई फोन कोई मैसेज नहीं होगा, राइट? यस। निकिता 27 तारीख को गायब हुई थी और उसकी बॉडी हमें 29 तारीख को मिली थी। उससे पहले हमने पूरे शहर में पोस्टर लगवाए थे, यहां तक कि तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी उसकी फोटो लगवाई थी कि किसी को कुछ पता हो या पता चले तो वो आके बताए। तब भी तेरे किसी दोस्त ने बताया नहीं कि निकिता गायब हो गई है? और आरती ने भी नहीं बताया हमें ये सब। मैंने आपको बताया ना, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि फोन को साइड में रख के स्टडी पे फोकस करेंगे, और इसके बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अच्छा, तो फिर आज ऑन क्यों किया? एग्जाम पास कर लिए तूने? नहीं सर, न्यूज़पेपर से पता चला कि क्या हुआ। इतने शौक में था कि समझ में नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं। बहुत गिल्टी फील हो रहा था। क्यों गिल्टी फील हो रहा था? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। पिछले 1.5 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा था, राइट? और इस छोटे से शहर में किसी को तुम्हारे अफेयर के बारे में नहीं पता था, राइट? यस। तो इस 1.5 साल के अफेयर में तुम दोनों का फिजिकल रिलेशन बना? नहीं सर, निकिता ऐसी लड़की नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि शादी से पहले हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। और तू भी उस तरीके का लड़का नहीं है, इसलिए तू इस बात पे मान गया। अब कहना क्या चाहती है मैडम? मैं निकिता से प्यार करता था, मैं उसके साथ फिजिकल होने के लिए रिलेशन नहीं बनाया था। सब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तू नहीं था तो फिर कौन था जिसका निकिता के साथ फिजिकल रिलेशन था? तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और तेरा हर झूठ पकड़ा जा रहा है। निकिता के साथ रेप हुआ था, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव थी, इसलिए अब बकना बंद कर और बोलना शुरू कर। जी सर, हमारे बीच में फिजिकल हुआ था। ये बात मैंने इसलिए छुपाई ताकि निकिता की फैमिली को पता ना चले, नहीं तो बेकार में। क्या बेकार में? बेकार में क्या विनीत? निकिता मर चुकी है, उसका रेप हुआ था और रेप होने के बाद या तो उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ। इससे ज्यादा क्या सदमा लगता है उसकी फैमिली को? तू क्या सोच रहा है? तो कुछ छुपाएगा तो बच के निकल जाएगा? मैडम जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा?
हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला कि हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं था, लेकिन हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। निकिता पार्क से निकलते हुए खुश थी या ये भी झूठ बोल रहा है? मैडम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। निकिता पार्क से निकलते हुए खुश थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। नजर रखो इस पे, और अगर इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो बिना इसे भनक लगे क्रैक करो। सर, मैं साइबर टीम को काम पे लगा देती हूँ। वो विनीत के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल और चैट मैसेजेस को खोद कर निकालेंगे। तब तक मैं इस आरती की खबर लेती हूँ सर। उसने उनसे झूठ कैसे बोला कि वो विनीत को नहीं जानती? सर, इस आरती का पक्का कोई झोल है। चेक करो। और ये अमित भावे का क्या हुआ? वो पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? अभी पता करती हूँ। मैडम, पूरे बोराड नगर से लेकर मानदेव चौक तक सब दुकान पे पता किया, जहां से भी ये रस्सी खरीदी जा सकती थी। उनमें से किसी दुकानदार ने ये रस्सी निकिता को नहीं बेची। ठीक है, माने मुंबई साइबर सेल को फोन करो और अश्विन को मैसेज भेजो कि मुझे फोन करे। उसका फोन नहीं लग रहा है। अमित, अगर तुझे ऐसा कोई फोन आया था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम समझ जाते कि वो निकिता की बात कर रहा है। दूर के रिश्तेदारों में भी निकिता के अलावा तेरी और कोई बहन थी ही नहीं अमित। भाई, मेरा दिमाग ही नहीं गया उस तरफ, तो क्या करूं? मीनाक्षी, अमित की कोई गलती नहीं है। अब कैसे किसी को पता होगा कि किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है? भाई, निकिता का अपना परिवार है सतारा, तो कोई मुझे फोन क्यों करेगा? क्यों? इसलिए भी मेरा ध्यान नहीं गया उस तरफ। आप लोग मामा जी के घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन होकर के आता हूं। ये लड़की थी जो मानदेव चौक से बोराट नगर अपने घर जा रही पैदल। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता, जहां पर इसके साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद मर्डर। किसने किया है तुम दोनों में से? नरेश तूने? जितेंद्र तू? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और वैसे भी जिस दिन कांड हुआ ना, मैं पूरा दिन अपने घर पे था, इधर आया ही नहीं। मैं भी साहब उस रास्ते से नहीं गया उस दिन। तुम दोनों ने इससे पहले भी इसी तरह का जुर्म किया है और ये पक्का तुम दोनों में से किसी का काम है। मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए जिसने ये रेप और मर्डर किया है। अगर किया होता तो वो गोविंद आया था ना, उसको बता देते ना। आपके डंडे खाने के लिए क्यों आते? 12 घंटे तुम्हारे पास, उसके बाद एक एक सेकेंड झेलना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। अबे मैंने कुछ नहीं किया यार। ये काम पक्का किशोर कदम का ही होगा। मोहित, मैंने पहले से गोविंद को इसका पता करने के लिए लगा दिया। तुम भी सतारा के बाद अपने पूरे नेटवर्क में इसके फोटो को पहुंचा दो। मुझे ये किशोर कदम हर हाल में चाहिए। यकीन ही नहीं हो रहा कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कोई बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है? पुलिस कह रही है कि निकिता ने आत्महत्या की। बकवास कर रही है पुलिस। आपने पूछा उनसे निकिता आत्महत्या क्यों करेगी? क्यों करेगी वो ऐसा? सर, फोन अभी 1 महीने पहले ही बदला है। मैं अभी सारे नंबर नए वाले फोन में ट्रांसफर नहीं हूँ, इसलिए जब 27 तारीख को निकिता के नंबर से फोन आया तो पता ही नहीं चला कि वो निकिता का नंबर था। निकिता के फोन से किसी आदमी ने फोन किया था? जी, आदमी की आवाज थी। हेलो, तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। सर, मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक से मेरी बहन कहां से आ गई। मैंने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है तो उसने फोन काट दिया। अमित, कौन था वो आदमी जिसने फोन किया? अरे सर, मुझे नहीं पता कौन था वो। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस उसने अपनी बात कही और फोन काट दिया। तो तूने पास के किसी पुलिस स्टेशन में जाके ये बात बताई क्यों नहीं? अब मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। वो होता ना कि किसी का भी नंबर। तेरी बहन मर गई है, आके उसकी बॉडी ले जाओ, ऐसा मजाक कोई करता है? सर, मैं भी यही सोचा। मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा मजाक कोई करता है क्या। लेकिन सर, मैं क्या करता? निकिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं था। अगर निकिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव होता और उस नंबर से फोन करके कोई ऐसी बातें करता तो मैं सोचता भी। सर, सिर्फ नंबर आया था, नाम नहीं। एक बात बता, जिसने तुझे फोन किया उसने कहा तेरी बहन है, इसका मतलब है उसे पता था कि निकिता तेरी बहन है, बेशक दूर की है। और फिर उसने तुझे ही फोन क्यों किया? यहां सतारा में उसके माँ बाप को फोन क्यों नहीं किया? ये मैं कैसे बता सकता हूं सर? ये तो आप जाकर के उससे पूछिए जिसने फोन किया है और जिसने निकिता के साथ ये गलत काम किया और फिर ढूंढ ढांड करके मेरा नंबर निकाला और मेरे नंबर पे फोन मिला दिया। नहीं अमित, ये बात कुछ बैठ नहीं रही। कॉलर ने तुझे फोन करके वो बताया जो हो चुका था, और फिर तूने ये बात ना तो पुलिस को बताई ना ही अपने माँ बाप को। तूने ये भी जरूरी नहीं समझा कि अपने मामा प्रताप राव को एक बार फोन करके पूछ लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सर, मैं ऐसे कैसे इतना दिमाग लगा कि वो बहन बोला मतलब मेरी दूर की बहन निकिता होगी और निकिता के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। सर, मुझे तो ये बात तब पता चली
जब आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मुझे फोन करके ये बात बताई। और सर मुझे क्या, आई बाबा को भी इस बारे में नहीं पता। इतनी बड़ी बात हो गई और प्रताप मामा ने हमें फोन तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर मुझे क्या पता क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी घटना हुई है, हो सकता है सदमे में हो, उनका दिमाग नहीं काम किया हो। पक्का जिसने फोन किया था उसने इतना ही बोला था और कुछ नहीं बताया था? सर अगर कुछ और बताया होता तो क्या मैं उसकी बात को हल्के में लेता? अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। मुझे उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अमित को 27 तारीख से ही पता था, वो पहले से ही जानता था। मीनाक्षी और एकनाथ ने तो हमें कुछ नहीं बताया। मैं पहले ही सोच के हैरान था कि उन्हें निकिता के बारे में कैसे पता चल गया। अमित भी मिला था कल, उसने एक बार भी नहीं बताया कि घर आने से पहले वो यहां पुलिस स्टेशन होकर गया। प्रताप जी, कोई बात है क्या? अमित के साथ कुछ हुआ है? वो जो भी है, पर किसी ने निकिता के फोन से अमित को फोन क्यों किया? हम भी यही सोच रहे हैं। आपके और अमित के बीच, आप दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक है? आपने भी निकिता के बारे में उन्हें नहीं बताया था? अमित की आई मेरे सगे काका की बेटी, मेरी चचेरी बहन। कोल्हापुर में हमारा खेत, उसको लेकर कई साल से कोर्ट में केस चला है। अभी पिछले 6 महीने पहले कोर्ट में तारीख थी। अमित आया था सतारा। कोर्ट के बाद उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की, गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ ली। जब तुझे कोर्ट में केस लेके ही जाना था तो अब लड़, ऐसे बाहर क्यों निपटा रहा है? वो जमीन मेरे नाना की और मेरी आई को ही मिलेगी और वो मैं लेकर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरे नाना ने तेरी आई की शादी का मेरे बाबा से पैसा लिया था, उसका लिखा भी मेरे पास है। तुझे बता भी चुका हूं और दिखा भी चुका हूं। मैं जमीन देने से कम मना कर रहा हूं, लेकिन तेरे नाना ने जो पैसा लिया था और लौटाया नहीं ना, उसकी भरपाई तो जमीन से ही होगी ना। तो पैसा दे दे और अपना हिस्सा ले ले। हाँ, 30 साल पहले ली गई नकदी की बराबरी आप जमीन से कैसे कर सकते हो? कोर्ट को करना है फैसला। बात करके तू आसानी से मामले को निपटाना नहीं चाहता। तू ही गया था कोर्ट में, मैं नहीं गया था। और भाव अभी आपको लग रहा है आप केस हार जाओगे तो बाबा से जबरदस्ती समझौता करने से? ये शिवम, छोटा है तू, छोटा ही रह, बड़ों के बीच में मत मार। भाव आप भी तो बाबा और काकी से छोटे हो, तो बीच में क्यों पड़ रहे हो? ये मामला उन्हें खुद सुलझाने दो। धोखा दिया है मामा आपने, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अमित झूठ बोल रहा है सर। ये कैसे हो सकता है कि उसके पास निकिता का नंबर ना हो? निकिता अपने नंबर से उसको फोन करती थी और उसने कई बार खुद निकिता को फोन किया कि ये समझौता उसके हक में करा दे। अमित भाई, एक तरफ समझौता करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप बाबा को धमकी देते हो, कोर्ट के बाद उनको कॉलर पकड़ते हो, बदतमीजी करते हो। आप समझते क्या अपने आप को? निकिता, मैं अपनी खुशी से कोर्ट में नहीं गया, बल्कि तुम्हारे बाबा ने मुझे मजबूर किया कोर्ट जाने के लिए। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। 30 साल पहले मेरे नाना ने तुम्हारे दादा से 50,000 रुपए लिए थे और उस 50,000 का हिसाब बढ़ा चढ़ा करके तुम्हारे बाबा आज खेत में हिस्सा काट रहे हैं। अब तू बता, 50,000 रुपए में इतना बड़ा खेत मिलेगा क्या? भाव, आप अपना ये गणित ना मुझे मत समझाओ। हिसाब करना मैं आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। बाबा आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर तेरे दादा ने अपने भाई की बेटी की शादी में 50,000 रुपए दिए ना, कोई बड़ा काम नहीं किया। और वैसे भी ये चाचा की तरफ से अपनी भतीजी को शादी का गिफ्ट हुआ ना। वाह भाव, अब तो गिरगिट की तरह रंग बदलते। देखिए भाव, कोर्ट जाने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। तो अब जो भी फैसला करेगी कोर्ट ही करेगी और हम सबको मानना पड़ेगा। निकिता, मुझे लगा था तू पढ़ लिख रही है तो थोड़ी अकल होगी तुझमें। तू अपने बाबा को समझाएगी कि परिवार में ऐसे झगड़े नहीं करते, लेकिन तू भी अपने बाबा की तरह बैल बुद्धि ही है, कुछ समझ नहीं है तुझमें भी। आपको समझ आ गया है ना? तो बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करना कि अपने बाबा को समझा, ठीक है? बाय। तो क्या अमित ने कुछ किया? निकिता के साथ जो हुआ है वो... अब आपने ये सब बताया है तो चीजें समझ में आ रही हैं, आंकड़े सही बैठ रहे हैं। अमित का इसमें हाथ हो सकता है। प्रताप राव आप्टे और अमित भावे के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे झगड़े के खुलासे के बाद निकिता के फोन से अमित को आए उस कॉल के मायने बदल रहे थे, इस केस को एक नई दिशा दे रहे थे। अमित भावे जिसे निकिता के फोन से गुमनाम फोन आया था, क्या वाकई वो फोन अमित के लिए किसी गुमनाम फोन की तरह था? जितना जल्दी हो सके अमित के फोन रिकॉर्ड मंगवाओ और महाबलेश्वर जाकर उससे जुड़े हर इंसान से पूछताछ करो। आपको लगता है कि कॉलर अमित को जानता था जिसने निकिता के फोन से उसे कॉल किया था? सचिन, पूरे चांसेस हैं कि अमित ने किसी को सुपारी दी हो और उस सुपारी किलर ने मौके का फायदा उठाकर मर्डर के साथ साथ रेप किया हो। आप मुझ पे ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या तेरी आती उतारूं? 15 बार कॉल किया, 20 बार मैसेज किया कि कॉल बैक कर, लेकिन तूने कॉल बैक नहीं किया है।
मैंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो निकिता के साथ हुआ मैं उसके शौक में थी। 2 दिन से बीमार थी, मैं कॉलेज भी नहीं आ पाई। और अगर मैंने फोन नहीं किया तो आप मुझसे ऐसी बात करोगे, आरती उतारू मैं तेरी? तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुझे नहीं पता था कि विनीत निकिता का बॉयफ्रेंड था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अभी भी दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। और अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं आपको? उनका क्या रिलेशनशिप था, कैसा था, मुझे नहीं पता। उनके बीच क्या था क्या नहीं ये बात की बात है। असल बात ये है कि निकिता का बॉयफ्रेंड था या नहीं था, जो बात तूने हमसे छुपाई। और अब आपको पता चल गया है ना, विनीत ने खुद बताया ना कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब क्या चाहती है आप मुझसे? देखिए आप मुझे ना बार बार परेशान मत कीजिए। थैंक यू, बाय। तुम्हारे और आरती के बीच क्या चल रहा है विनीत? कुछ भी तो नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। फ्रेंड्स को ऐसा तुम्हारे हर पोस्ट पे वो जो कमेंट करती है ना, उससे सब समझ आता है मुझे। अरे तो निकिता आरती कमेंट करती है ना, मैं तो नहीं करता ना। तो तुमने ऐसे मना क्यों नहीं किया कि ऐसे कमेंट्स मत लिख? वो खुलेआम तुम पे डोरे डाल रही है। स्वीटी, बेस्टी, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती है। तुमने उसे हमारे बारे में बताया नहीं है क्या? निकिता, आरती को जो लिखना लिखने दो ना, तुम्हें उसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? जो है हमारे। मुझे सब समझ आ रहा है विनीत। मेरे पीठ पीछे ना कोई खेल मत खेलना। आरती तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रही है। दूर रहे विनीत से। हेलो, क्या छुरा घोंपना? क्या बकवास कर रही है तू? मैं और तू विनीत से एक साथ मिले थे। ऐसा नहीं है कि तूने उसको मुझसे मिलवाया था। ये अलग बात है कि तूने उस पर कब्जा पहले कर लिया। हाँ तो पता है ना तुझे, और मैंने खुद तुझे मेरे और विनीत के बारे में बताया था। तो तू तेरी प्रॉपर्टी बन गया वो? तूने मुझे बताया। मैं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली लिखती हूँ, कमेंट करके मैं ओपनली बता रही हूँ कि मैं विनीत को पसंद करती हूँ। आरती तू बहुत ही बड़ी कमीनी इंसान है। तेरे जैसे दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता जो अपने ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराने में लगी हो। पर याद रख, मेरे होते हुए विनीत तुझे कभी नहीं मिल सकता। और अगर मैंने उसको पटा लिया तो? अगर वो भी मुझे पसंद करने लगा तो तू भरोसेमंद दोस्त बनेगी ना निकिता? छोड़ देगी ना तू उसे? छोड़ देती, पर मुझे पता है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। वो तुझे कभी पसंद ही नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तो तू भाड़ में जा। अरे भाड़ में तो तू जाएगी क्योंकि तू मुझसे डरती है, मैं तुझसे नहीं डरती, समझी? सॉरी मैडम, ये सचिन साहब के लिए किशोर कदम की फील्डिंग लगा रहा था, इसके लिए आपको टिप देने में लेट हुआ। वो तो ठीक है गोविंद, ये बता आरती के बारे में कुछ पता चला या नहीं? मैडम, इनकी एक तीसरी दोस्त है, विद्या नाम है इसका। इससे जाके बात करो, इसे पता होगा कि ये आरती और निकिता पिछले 3 महीने से क्यों नहीं बात कर रहे। क्योंकि आरती विनीत के पीछे थी। बिल्कुल सही गेस किया आपने मैडम, पर ये आरती नहीं, विनीत भी बहुत पहुंची हुई चीज है। ये मुझे पहले से मालूम है। और मैडम, इस पूरी खिचड़ी में एक और पुराना चावल है, कुणाल सामंत। आरती का कजिन है मैडम, हिस्ट्री शीटर है, चोरी, पॉकेटमारी, जुएबाजी यही सब करता है। और इन्हीं सब हरकतों के कारण फैमिली में इसकी एंट्री बंद है। पर ये आरती के बहुत ही क्लोज है। और सुनने में ये भी आया है कि इस कुणाल ने विनीत को धमकी दी थी। हाँ, कुणाल ने धमकी दी थी मुझे, बोल रहा था निकिता को छोड़ दो। और क्या छिपाया तूने हमसे? आरती ने तेरे बारे में नहीं बताया, तूने आरती और तेरी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया। मैडम, वो आरती अजीब लड़की है, एकदम सनकी टाइप। तो ठीक है मैडम, आप जानते नहीं हो उसे। उस दिन निकिता की बॉडी अंदर पड़ी थी, आपका फोन आया, आपसे बात करने के लिए मैं बाहर आया, मेरे पीछे पीछे आ गई। किसका फोन था विनीत? पुलिस का? विनीत, अब तो निकिता नहीं रही ना, तो अब हमारे बीच कोई नहीं है ना? मैडम, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मेरा फोन देखिए। आरती ने निकिता की मौत के बाद मुझे कैसे कैसे मैसेजेस किए, कितने मैसेज किए, अजीब सन किया मैडम। निकिता की मौत को 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसने मुझे धमकी देना और प्रपोज करना शुरू कर दिया था। पूरी तरह पीछे पड़ गई थी, जीना मुश्किल कर दिया। वो सन की है तो सीधा भोला भाला बेचारा लड़का है जिसके पीछे 2 लड़कियां फिदा हैं। अब ये बता कि तू निकिता से आखिरी बार मिला था, जो बात हुई थी वो भी तूने हमसे झूठ बोला था ना? एक तरफ आरती तांबे का निकिता को लेकर गुस्सा और विनीत को लेकर प्यार एक नई संभावना की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ महाबलेश्वर से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आने वाली थी जो इस केस को एक नई दिशा देने वाली थी। यहाँ महाबलेश्वर में अपने पंटर ने पहली बॉल पे छक्का मारा है, धांसू खबर ढूंढ के निकाली है। ये अमित भावे अपने को एड़ा बना रहा है। गोविंद, फालतू के डायलॉग बंद कर और बता कि खबर क्या है। आपने जो किशोर कदम नाम का तीर अंधेरे में चलाया था,
वो लगता है सही निशाने पे लगा है। मतलब अमित भावे का इस किशोर कदम से कनेक्शन है? बिल्कुल साहब। ये किशोर कदम पिछले 1 महीने से महाबलेश्वर में देखा गया है, और अकेला तो दिखा ही है, अमित भावे के साथ भी देखा गया है। यहाँ नहीं, मेरे पीछे पीछे पीछे। अमित भावे की दुकान पे जो दिनेश पुजारी नाम का लड़का काम करता है ना, उसको कोपचे में ले जाके पूछो, उसको सब मालूम है। एक काम कर, तू अमित पे नजर रख, मैं दिनेश को उठवाता हूँ। साहूकार विक्रम जाधव, मोहिते अब ये इस केस में कहां से आ टपका? सर, जब मैं निकिता के घर पे निगरानी पे था तभी इस साहूकार विक्रम जाधव को देखा था। तावराव ने जो सब्जी के 2 स्टॉल लगाए हैं उसके लिए उन्होंने साहूकार विक्रम जाधव से 15 लाख का कर्जा लिया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं? किसको मालूम था ऐसा कुछ होगा? नहीं मालूम था ना। मैं तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तेरा भी शिवम का भी, समझ ला ना। ये विक्रम जाधव बहुत कमीना आदमी है। वो पैसा देता है लेकिन ब्याज और मूल के बदले और भी बहुत कुछ वसूलता है। बहुत कुछ मतलब जो लोग इससे कर्जा लेते हैं उनके घर की औरतों को अपने पास बुलाता है? हाँ सर, अभी 3 साल पहले मानदेव चौक का ये केस है सर। इसके चक्कर में पति पत्नी फंस गए, तब इस विक्रम जाधव के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या वाकई निकिता ने आत्महत्या की थी? निकिता के बलात्कार और आत्महत्या से क्या वाकई साहूकार विक्रम जाधव का कोई संबंध था? सर, कंफर्म निकिता का मर्डर हुआ है, और ये अमित हमसे झूठ बोल रहा है कि उसे नहीं पता कि उसे फोन किसने और कहां से किया। मैं ऐसे ही हिस्ट्री शीटर्स का पीछा करते करते किशोर कदम तक पहुंचा, और पता चला इस किशोर का अमित के साथ कनेक्शन है। सर, निकिता के रेप और मर्डर में ये अमित जरूर इन्वॉल्व है। सर, मैं मानती हूँ कि ये मर्डर है, लेकिन इसके पीछे आरती और विनीत की लव स्टोरी है, और ये एंगल इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल है। प्रॉपर्टी और लव स्टोरी के अलावा एक नया एंगल सामने आया है, साहूकार विक्रम जाधव का, जिसका ऑफिस और घर दोनों मानदेव चौक पे है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि निकिता के बाप प्रताप राव ने खुद निकिता को विक्रम जाधव के पास भेजा था। क्या? निकिता के बाप ने खुद से विक्रम के पास भेजा था? पर क्यों सर? क्योंकि प्रताप राव ने विक्रम जाधव से 15 लाख का कर्जा लिया हुआ है। निकिता शायद उसके पास चली तो गई, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। ये 3 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुझे? भाऊ, वो मुंबई जाना है मुझे, वो छोटे बहन का कुछ काम निकल के है तो करके देने का है। चल ठीक है, 3 दिन या 4 दिन मत लगा देना। नहीं नहीं भाऊ, शुक्रवार तक आ जाऊंगा मैं। चल ठीक है, जा। अमित को जो गुमनाम फोन आया था, क्या उस आदमी ने अमित से वही कहा था जो उसने पुलिस को बताया था, या सच कुछ और था? आरती, तू टेंशन मत ले, खुश हो जा। विनीत अब सिर्फ तेरा है, बाकी पुलिस क्या करेगी और क्या बोलेगी ये सब तुम मेरे पर छोड़ दे। क्या प्यार के नाम पर विनीत के लिए आरती की दीवानगी सारी हदें पार कर चुकी थी, या निकिता की मौत का अपराध बोध उसके घर के भीतर इर्द गिर्द कहीं था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी? इंसानी दिमाग के बारे में सिर्फ एक चीज निश्चित है, और वो है उसकी अनिश्चितता। इच्छा और स्वार्थ इंसान की सोच को किस हद तक गिरा सकती है, इसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। वो क्या चीज है जो इंसान के दिमाग को गलत काम, जुर्म करने के लिए उकसाती है, ये कह पाना मुश्किल है। हाँ, सब सही बोले आप। प्रताप राव मेरे से कर्जा लिया था, लेकिन उसमें क्या, ये तो मेरा धंधा है। जैसे अभिजीत वाघमारे, उसे भी कर्जा दिया था ना तुमने। आप उसके कर्जे को प्रताप राव के कर्जे से जोड़कर क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी तुम्हें समझ तो आ गई हो, बस नाटक कर रहे हो। चुपचाप चलो हमारे साथ। प्रदीप, ध्यान रख, ये तो हाँ, मैंने धमकी दी थी मैडम,
पर वो धमकी नहीं थी, बस बातचीत थी। हमारे भी बातचीत करने के तरीके से तो अच्छे से वाकिफ होगा कुणाल। काफी बार अंदर जो गया है। मैडम बता तो रहा हूँ, आरती विनीत से बहुत प्यार करती थी, विनीत भी उसको पसंद करता था, खाली निकिता की वजह से छुपा रहा था। निकिता भी कम नहीं थी मैडम, विनीत को कब्जे में करके रखा था उसने, फंसाया था उसको। देख मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू एक साइड में मेरी बहन के साथ लाइकिंग खेले और दूसरी साइड में वो निकिता के साथ चक्कर चलाए। कुणाल प्लीज समझ मत, मैंने निकिता को कमिट किया है। बट हो गया अभी वो। देख मेरी बहन आरती तेरे से बहुत प्यार करती है, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, और निकिता को कैसे बाहर करना ये अब तू देख। आज से तेरा सारा लाइकिंग मेरी बहन के लिए रहेगा, समझा? और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, और तेरे को मालूम है मेरे को बुरा लगेगा तो मैं क्या करूंगा। मैडम प्यार का मामला था इसलिए प्यार से ही निपटाया था। तो चिंता मत कर, हम भी तेरे से प्यार से पूछेंगे, बस इतना ध्यान रखना हमें बुरा ना लग जाए। मैं कुछ समझा नहीं प्रदीप, तुम क्या कहना चाहते? अरे पुलिस जादव भाव को उठा के ले गई है पूछताछ करने के लिए। लेकिन क्यों? तुम्हारी लड़की के केस में प्रताप भाव तुमको चलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उन लोगों को। हाँ साहब, देखा मैंने इस आदमी को, ये अपनी दुकान पे आया था अमित भाव से मिलने, फिर अमित भाव इसको तुरंत लेके बाहर चले गए थे। यहाँ नहीं मेरे पीछे पीछे पीछे। 27 अप्रैल को अमित को जो फोन आया था उसके बारे में जानते हो? जी साहब, मैं उस टाइम दुकान पे ही था अमित भाव के साथ। मेरी बहन ये कब पैदा हो गई? मेरी कोई बहन है ही नहीं। हेलो हेलो, अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किया जाए। ए दिनेश, एक काम कर, थोड़ा काउंटर सवाल में आता हूँ। जी बाबू। फिर अमित भाव थोड़ी देर बाद वहां से बाहर चले गए थे, बस उसके आगे मैंने कुछ नहीं सुना साहब। क्या वो फोन इस हिस्ट्री शीटर किशोर कदम ने किया था? अमित की इसी से बात हुई थी? दिनेश, तुम इकलौते आदमी हो जिसने अमित को किशोर कदम के साथ मिलते जुलते देखा था। अमित की प्लानिंग के बारे में और क्या जानते हो? साहब मेरे को जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और साहब आपको मेरे को सुरक्षा देनी होगी। साहब अमित भाव बहुत खतरनाक आदमी है साहब, उसको ये सब मालूम पड़ेगा। घबराओ मत दिनेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहिते, माने, मैंने महाबलेश्वर पुलिस को फोन कर दिया है, अभी निकलो, अमित भावे को उठा के लाओ। जी सर। अमित भावे, निकिता आप्टे का कजन, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें शक था कि इस भयानक वारदात में उसका हाथ है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर किशोर कदम, जिस पर पुलिस को शक था, इस जुर्म को अंजाम देने के लिए इन्वेस्टिगेशन में अमित के साथ उसके संबंध सामने आए थे। दूसरी तरफ आरती तांबे का भाई कुणाल सामंत भी निकिता के केस में संदिग्ध था, और साथ ही साथ पुलिस को साहूकार विक्रम जाधव पर भी गहरा शक था। आरती है तुम्हारे कजन कुणाल सामंत की फोन लोकेशन, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 27 अप्रैल को ये उसी एरिया में था जहां से हमें निकिता की लाश मिली। हाँ तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैडम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हो सकता है मैं वहां से निकला हूँ, लेकिन अब सातारा इतना बड़ा भी शहर नहीं है कि किसी एक जगह से निकलना बड़ी बात है। अब मैं वो दिन वो टाइम उधर से क्रॉस किया और उधर ही निकिता के साथ कुछ हुआ तो आप मेरे को फंसाओगे? मतलब क्यों आरती, इसने तुझे पहले सिखा दिया था ना कि पकड़े गए तो पुलिस के सामने यही बोलना है। मैडम अगर इसने इतनी स्मार्ट प्लानिंग की है जो आप बता रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि सेम टाइम पे ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि क्राइम की जगह पे ये अपना फोन लेके जाएगा। देखिए मैडम, आपको पता चला कि मैंने विनीत को धमकी दी थी, लेकिन ये बात तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हाँ मैंने किया, और उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा करना होता तो मैं ऐसा थोड़ी ना करता जिससे आपको कोई सबूत मिले और आप मुझे सीधा पकड़ ले। नहीं कुणाल, तू हर चीज में फेल हुआ है। तूने निकिता के मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की है, जिसमें तू कामयाब नहीं हुआ है, तो उसमें भी फेल ही हुआ है। ये क्या बात कर रही है मैडम? निकिता मेरे को जानती थी तो वो मेरे साथ किधर भी आती क्या? और वो भी तब जबकि उसको ये पता था कि मैंने विनीत को धमकाया था। ये सच बोल रहा है, धमकी वाली बात को लेकर निकिता ने मुझसे झगड़ा भी किया था। आरती, जब तेरे डोरे डालने से कुछ नहीं हो पाया तो तूने अपने लुच्चे लफंगे भाई को भेज दिया विनीत को धमकाने के लिए। तू मुझसे सवाल कर रही है? खुद को देखा है तूने? जब तू विनीत को रोक नहीं पाई मेरे पास आने से, उसको ब्लैकमेल करने लगी कि वो मुझसे दूर रहे। देख आरती, मुझे उसे ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुझे पसंद ही नहीं करता। अच्छा, तुझे पता है मुझे प्राइवेट मैसेजेस करता है। आरती, विनीत मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरे इस जाल में कभी नहीं फंसेगा, तो बेहतर यही होगा तो अपने ये डोरे किसी और पे डाल, शायद कोई फंस जाए। अगर वो तुझसे इतना ही प्यार करता है तो इतना डर क्यों रही है कि वो तुझे छोड़ के मेरे पास आएगा? विनीत मेरा है और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये सारी बकवास ना तो अपने दिमाग से निकाल दे कि तेरे इस छिछोरे भाई को विनीत को धमकाने के लिए भेजेगी और वो तेरा हो जाएगा।
क्योंकि ये सब करके भी तू देख चुके और बुरी तरीके से हार गई है। तो एक लूजर है और लूजर ही रहेगी, समझी? दूर रहे विनीत से। मैंने कुणाल से सिर्फ हेल्प मांगी थी और उस हेल्प का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मेरा और निकिता का खुला झगड़ा था, सबके सामने था, हम छुप के नहीं लड़ रहे थे और इसके लिए मैं निकिता के साथ ऐसा कुछ करूंगी? मैडम मेरी हिस्ट्री है, मैं जुआ खेलता हूँ, पॉकेट मारता हूँ, लेकिन रेप जैसी गंदी हरकत मैंने कभी नहीं की और ना ही मैंने किसी का मर्डर किया। मैं जानता हूँ मैडम आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे, पर क्या निकिता मेरे पे भरोसा करती? वो मेरे साथ ऐसे ही आ जाती क्या? और मैं उसके साथ ऐसा सब कुछ करता तो वो चीखती चिल्लाती भी नहीं। कुणाल, निकिता का फोन कहाँ है? अरे मैडम हमारे पास सबूत है कि 27 अप्रैल को जब निकिता का रेप और मर्डर हुआ था तो क्राइम सीन के आसपास ही था। मैडम उस दिन मैं किसी काम से वहां गया होऊंगा और मैं निकिता को नहीं मिला। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। ये एक लव ट्रायंगल था जहाँ पे हम एक दूसरे के खिलाफ थे, दुश्मन थे हम एक दूसरे के, झगड़ा करते थे हम एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी मैं कुणाल को निकिता के पीछे नहीं भेजूंगी। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? नहीं आ रही, क्योंकि ये झूठ है आरती। सच ये है कि तूने इस गुंडे को भेजा था विनीत को धमकाने के लिए कि ये निकिता से दूर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच ये है कि निकिता अब जिंदा नहीं है, ये बताने के लिए कि ये गुंडा कई बार गया तो उसे धमकाने के लिए। सच ये है कि निकिता जिंदा नहीं है, बताने के लिए कि उसका रेप और मर्डर इसी कुणाल ने किया है। और इन सबके बावजूद तेरी सारी दलीलें झूठी साबित होती है, क्योंकि जब ये सब हुआ था तू क्राइम सीन के पास था। तुम दोनों से ना बहुत प्यार से बात कर ली है मैंने, तुम दोनों को प्यार की भाषा पच नहीं रही। मोहिते, डाल इसको जेल में और तब तक कूद जब तक सच बाहर नहीं आ जाता है। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। अगर हम विक्रम जाधव से पूछताछ कर रहे हैं तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप मेरी परेशानी अच्छी तरह समझते हैं साहब। घुमा फिरा के आप यही कहना चाहते हैं ना साहब कि मैंने जादव बाबू से कर्जा लिया था और अपनी बेटी को उसके पास भेजा था ताकि ये कर्जा माफ हो जाए। हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर और क्या पूछेंगे विक्रम बाबू से आप? मेरी चचेरी बहन के बेटे अमित के खिलाफ सबूत है ना आपके पास, उसने किया है सब कुछ, पूछिए उससे। हम ना तो अमित भावे को बख्शेंगे ना ही विक्रम जाधव को। फिर चाहे आप खुद निकिता के पिता आके हमें ये क्यों ना कहें कि हमें किससे पूछताछ करनी है और किससे नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि एक बाप ने खुद अपनी बेटी को उस आदमी के पास भेजा था जिससे उसने कर्जा लिया था? प्रताप राव जी, हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से जोर देकर इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमें विक्रम जाधव से पूछताछ नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ चीजों पर शक हो रहा है। आपके लिए बेहतर होगा हमें हमारा काम करने दीजिए। अलका और अभिजीत के सुसाइड करने के बाद मैं माना था मैं गलती किया था, एक जानवर जैसा नहीं, तू जानवर ही है विक्रम जाधव। हाँ साहब, मैं माना मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। जिस बात से बाद में तो अदालत में मुकर गया कि तूने अलका वाघमारे के साथ ऐसा कुछ किया था, और वो बेचारी भी मरने से पहले सब कुछ छोड़ के नहीं गई जिससे तुझे तेरे किए की सजा मिले। सुरवे, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि अलका वाघमारे को विक्रम जाधव की कोठी के बजाय फ्लैट पे बुलाया गया अकेले, जो कि मानदेव चौक में है। हमने विक्रम जाधव को अरेस्ट भी किया और उसने यही कहा कि उसने कभी पैसों को लेकर अलका या उसके पति पे दबाव नहीं डाला। मूल तो छोड़ो, 2 साल से ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे, जिसका इसने फायदा उठाया, और जब ये नहीं टूटा तो हमने इसके राइट हैंड प्रदीप को तोड़ा। एक आदमी और एक औरत ने सुसाइड किया प्रदीप, और तू जानता है कि ये सब तेरे उस जादव बाबू के इशारे पे हुआ है। देख, वो तो जेल में जाएगा ही, अगर तू नहीं बोला तो तू भी जेल जाएगा। सच बोल रहा हूँ, अलका मैंने खुद उधर आई थी। साहब ने खाली अभिजीत भाव को बोला था, अभिजीत भाव ने खुद अलका बहनी को उधर भेजा था साहब। जादव भाव, इनके घर का कीमत अभी कुछ 14-15 लाख होगा, उतने में हो जाएगा। भाव, मैं हाथ जोड़ता हूं भाव, ऐसा मत करो भाव, सर से छत मत छीनो भाव, मैं सारा पैसे दे दूंगा भाव। तू खाली बोलता है, लौटाता नहीं। शुरू में खाली 4 महीना तू ब्याज भरा है, उसके बाद हर बार तू आता है खाली जबान देकर चला जाता है। अभी क्या करेगा तेरा खाली जबान का मैं? जैसे ऐसे होगा पैसे दे दूंगा भाव। ठीक है, अभी अगर तू ये जबान और दुहाई देने की बात छोड़कर कुछ और देने की बात करे तो मैं तेरा थोड़ा बहुत ब्याज, थोड़ा बहुत क्यों, बहुत सारा पैसा भी माफ कर सकता हूं।
जादव भाव ने खाली प्रपोजल दिया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी। प्रपोजल नहीं कहते इसे, इसे कहते हैं मजबूरी का फायदा उठाना, समझा? जिस दिन तेरे सेठ ने अलका के साथ ये सब कुछ किया था ना, उसी दिन अलका और उसके पति अभिजीत ने सुसाइड कर लिया था। पाड़ेकर, तुम्हें क्या लगता है निकिता के केस में भी यही हुआ होगा? इस विक्रम जाधव ने निकिता के बाप को प्रपोजल दिया, विक्रम ने निकिता के साथ जबरदस्ती की और 100% यही हुआ। नहीं तो एक सीधी सादी पढ़ने लिखने वाली लड़की जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भला अचानक सुसाइड क्यों करेगी? पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। फिर बोल नहीं सकता, मगर ये कंफर्म है कि ये आदमी औरतों के मामले में घटिया है। साहब मैं मानता हूं मैं गलत किया, पर अभिजीत और अलका के बाद आई शपथ मैंने सब कुछ नहीं किया। और ऊपर से जब मेरे को पता चला कि प्रताप राव के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने सामने से खुद जाकर उसका कर्जा माफ किया। तो तू अब धर्मात्मा बन गया है जो सामने से जाके माफ किया? मेरे साहब मैं धर्मात्मा नहीं बना साहब, मैं डर गया था। जब मुझे पता चला कि प्रताप राव के लड़की ने सुसाइड की करके, तो मेरी हालत टाइट हो गई। मैं समझ गया कि ले दे के प्रताप राव के कर्जे की बात सामने आएगी तो मेरी भी हिस्ट्री खुल जाएगी। इसलिए साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने सच्चे मन से उसका कर्जा माफ किया। साले पहले उसकी बेटी के साथ ये सब करेगा, फिर कर्जा माफ करने का नाटक करेगा? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप बेकार में मेरे पीछे पड़ के असली मुजरिम को खुला छोड़ रहे हो। आई शपथ मैं बोल रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सचिन, इसके राइट हैंड प्रदीप को उठाओ। अलका वाघमारे केस में वो टूटा था, इस केस में भी वही टूटेगा। अभी इससे धुलाई करो उसकी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इस केस में ये विक्रम इन्वॉल्व है। अलका वाघमारे केस में विक्रम ने अलका का यूज किया और उसके बाद अलका और उसके पति ने सुसाइड किया। लेकिन सर इस केस में, सचिन मैं जानता हूं तुम्हें लगता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है, लेकिन अगर कोई इस केस को सुसाइड की शक्ल देकर मर्डर को छुपा सकता है, तो सुसाइड को कवर अप करने के लिए कोई इस केस को मर्डर की शक्ल भी दे सकता है। ये जादव बहुत घटिया इंसान है। ब्याज कम करने के नाम पर अभिजीत वाघमारे को उसकी बीवी को अपने पास बुलाने का प्रपोजल दे सकता है, तो ये भी कर सकता है। ऐसे वाहियात इंसानों की फितरत कभी जाती नहीं। इसे लगा ही नहीं होगा कि निकिता सुसाइड कर सकती है। इसे क्या निकिता के बाप को भी नहीं लगा हो। उस आरती की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया है, ये सब उस कमीने अमित भावे ने किया है। उसने पुलिस को झूठ बोला है कि उसको गुमनाम फोन आया था। ये सब उस हिस्ट्री शीटर किशोर कदम ने किया है। पुलिस उस किशोर कदम को पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए विक्रम की बलि चलाना चाहती है। बताइए अब आप क्या नया बताने आए? बताने नहीं, पूछने आया। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि विक्रम जाधव आपसे मिलने आया था और आप दोनों के बीच में डील हुई थी? मैं तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तेरा भी शिवम का भी, समझ लेना। अब तेरे को कोई भी पैसा वापस देने का जरूरत नहीं है। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर रहा हूं। मैं तेरा दुख समझ सकता हूं। तो अगर वो खुद चल के मेरे पास आया और बोला कि तेरा कर्जा माफ, तो इसका मतलब आप ये निकालेंगे कि मैंने अपनी बेटी को उसके पास भेजा था? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपकी बेटी के मौत के बाद ये विक्रम जाधव जैसा घटिया आदमी अचानक इतना संत कैसे बन गया? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पूछ भी नहीं पाया। इसका ब्याज टाइम पे दिया है मैंने, जाके पूछ लो उसको। विक्रम जाधव जो होगा सो होगा। आपकी हिम्मत कैसे है मेरे बारे में ऐसा सोचने की कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया है? ये सब उस अमित को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे आप? कितना पैसा खिलाया उसने ये सब केस घुमाने के लिए, हा? और सुसाइड बोल के केस बंद करने के लिए कितना पैसा दिया है उसने? एक कॉल क्या आ गया मेरे फोन पे, आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए जैसे मर्डर मैं नहीं किया। किशोर कदम कहाँ है? अरे कौन किशोर कदम? मैं किसी की दो डंडे की औकात नहीं तेरी, हमें पता है। वो गुमनाम आदमी का फोन नहीं था, निकिता के फोन से वो फोन तुझे किशोर कदम ने किया था। मैं तो पूछ रहा हूँ, साहब लोग पूछेंगे नहीं, सीधा तेरी आवभगत शुरू करेंगे, आरती उतारेंगे तेरी लॉकअप में। कुणाल, पुलिस ने मेरे पीछे अपने लोग लगा रखे हैं, मेरे हर मूवमेंट पे नजर रख रहे हैं, मेरे फोन रिकॉर्ड्स तक निकलवा रहे हैं। तेरे को क्या लगा आरती, तू विनीत के लिए बावलो जैसी हरकतें करेगी और उसके बाद तेरे से कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि निकिता के साथ ये झगड़ा उसके मौत पे खत्म होगा। तू मेरे पे इल्जाम डाल रही है क्या? देख, पुलिस को मेरे ऊपर पहले से शक है, तो क्यों ये सब बोलकर उनका शक गहरा कर रही है? और तो तू वहां पे करने क्या गया था जब पे निकिता की बॉडी मिली थी? कहीं तूने तो नहीं? वाह वाह आरती, सही कर रही है। पर याद रख, अगर तू ये सब मेरे पर थोपेगी ना, तो तू भी मेरे साथ कटघरे में। मैं समझ गया तू कितनी सेल्फिश है। तूने विनीत के लिए मेरा यूज किया, और अब जब निकिता मर गई तो खुद को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही है। एक बात याद रख, अगर तू मुझे फंसाएगी ना तो तू भी नहीं बचेगी।
पिछली बार तू बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। मैं सच बोल रहा हूं, तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जब मैंने पिछली बार सब सच बता दिया भाव ने क्या किया, तो अभी मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? कसम से साहब, वो लड़की उधर अगर आई भी होगी और भाव ने उसके साथ कुछ किया भी होगा तो मेरे को नहीं मालूम। तेरे भाव ने प्रताप राव का कर्जा क्यों माफ किया, वो भी निकिता के मरने के बाद? जितना मुझे मालूम है, भाव लड़की के मरने के बाद बहुत डर गया था। उसको वो अलका वाघ मारे वाला मामला याद आ गया था। अभी अगर भाव और प्रताप राव किसी खोपचे में कोई डील किए होंगे तो मेरे को नहीं मालूम। निकिता का फोन कहाँ है? नहीं पता साहब। निकिता उधर मेरे सामने नहीं आई होती तो मैं फोकट में इतना मार खाता। झूठ बोलता वो भी भाव को बचाने के लिए। ये दुकान में काम करने वाले दिनेश को खड़ा करूं तेरे सामने, बुलाऊं उसे? वो भी बोलेगा और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बोलेंगे कि तेरी किशोर कदम से बातचीत हुई थी। सर, मैं मानता हूं कि किशोर से मेरी बात हुई। उसे बातचीत नहीं, उसे साजिश कहता है, जो तूने किशोर के साथ मिलकर की थी कि पहले निकिता का रेप करना और फिर उसे पेड़ से लटका देना। बोल, यही प्लानिंग की थी ना तूने? नहीं सर, मैंने किशोर कदम को हायर किया था सिर्फ प्रताप मामा को धमकाने के लिए, ताकि वो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। और जो केस कोर्ट में चल रहा है वो केस कोर्ट के बाहर ही खत्म हो जाए। केस तो बहुत लंबा चलेगा और बहुत भारी पड़ेगा तुझ पे। सिर्फ धमकी देने के लिए हायर किया था उसे, तो प्रताप राव को धमकी दी उसने? सर, मुझे नहीं पता कि काम किया कि नहीं किया, लेकिन निकिता को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। भाव, खाली धमकी देने से कुछ नहीं होगा। उनको मालूम हो जाएगा धमकी तुम दिलवाए। पहले से कितना लुच्चा है तुम लोगों का, मालूम नहीं है तुमको? अब लेकिन ऐसा कुछ और नहीं करने का है, सिर्फ धमकी देना है, सिर्फ धमकी। तो अभी बोले ना उसका एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों में से किसी एक को। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराना है। ठीक है, फिर खाली धमकी का 1 लाख लगेगा, 50 एडवांस। और एक बार धमकी देने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3-4 बार देनी पड़ेगी, तब जाके असर होगा। ठीक है, ये रहा एडवांस। और याद रहे, हाँ, सिर्फ धमकी देनी है, सिर्फ धमकी। किशोर कदम कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता कहाँ है। तूने निकिता को इसीलिए टारगेट किया था ना कि तूने उसे सेटलमेंट करवाने के लिए फोन किया था और उसने तुझे उल्टा सुना दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया और किशोर को सिर्फ मैंने जबानी धमकी देने के लिए कहा। और तुझे क्या लगा वो इतना दूध का दूल्हा है कि तू जितना कहेगा वो उतना ही करेगा? साले रेप की हिस्ट्री है उसकी। किशोर कदम का फोन कब से बंद है? जब से क्या? जब से निकिता के नंबर से मेरे नंबर पे फोन आया था तब से उसका नंबर बंद है। तुझे उस दिन फोन किशोर ने किया था, अपने फोन की बजाय निकिता के फोन से। उल्टा तुझे ही टोपी पहना गया वो, है ना? तो मुझे भी उस दिन 1 मिनट के लिए ऐसा ही लगा था कि कहीं किशोर ने कोई अलग कांड तो नहीं कर दिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, उस दिन फोन पर किशोर नहीं था। अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। तो मुझे बाद में ठनका कि कहीं किशोर ने मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं चल दी। सर, मैं बहुत घबरा गया था। मैंने किशोर को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। सर, आज तक बंद है। तो तू उसी टाइम समझ गया था कि बहन मतलब निकिता और किशोर ने 100% उसके साथ कुछ किया है? उस दिन किशोर को सिर्फ मैंने धमकी देने के लिए कहा था और कुछ नहीं। और जो फोन पे आवाज थी सर, वो किशोर की नहीं थी। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा। उस समय तक सारे नंबर मेरे मोबाइल में ट्रांसफर नहीं हुए थे और किशोर को सिर्फ मैंने धमकी देने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, मतलब वो रेप और मर्डर उसने अपने मन से किए थे। चल, मान लिया हमने कि तू बहुत ही शरीफ आदमी है। जा महाबलेश्वर, जा अपने घर, जा आराम कर, जा। जब तक किशोर कदम मिल ना जाए ना, इसकी खूब सेवा करो, दिल से सेवा करो। निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ है, यही साला उसकी जड़ है। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या वाकई किशोर कदम ने अमित की बात अनसुनी करते हुए इस जुर्म को अंजाम दिया था? अमित भावे की बात का तथ्य तब तक साबित नहीं हो सकता था जब तक किशोर कदम पुलिस के हाथ नहीं लगता और उससे पूछताछ नहीं हो जाती। किशोर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र के हर शहर में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उसकी खबर देने वाले को इनाम देने की घोषणा तक की गई थी। किशोर को गिरफ्त में लेने के लिए शहर और शहर के बाहर के सभी पुलिस नेटवर्क उसकी तलाश में लगा दिए गए थे। मुझे किशोर कदम नाम के आदमी ने कभी कोई धमकी नहीं दी, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है उसमें अमित का हाथ। सीधे सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब हमने आपसे पहले पूछा था कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई दुश्मनी है, तब आपने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे पता नहीं था साहब।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो आदमी मेरा रिश्तेदार है वो जमीन की लालच में इस हद तक गिर सकता है। मुझे ये भी कहां पता था कि निकिता का कोई बॉयफ्रेंड था, और ना ये पता था कि रोज की तरह वो उस दिन भी कॉलेज तो जा रही थी और कभी लौट कर नहीं आई थी, और मिलेगी भी तो इस हाल में। किशोर कदम अब पुलिस के लिए सबसे अहम संदिग्ध था, पर क्या वो सच में गुनहगार था? अमित ने जो उसे काम सौंपा था उसने उससे बढ़कर ये घिनौनी हरकत की थी। दूसरी तरफ विक्रम जाधव, जिसने निकिता के पिता को कर्जा दिया था, और कुणाल सामंत, जिसने अपनी बहन के लिए विनीत को धमकी दी थी, वो दोनों भी संदिग्ध बने हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे। इन सब के अलावा भी कोई था जो इन घटनाओं से परेशान था जो निकिता के साथ घटी थी। ऐसा भी कुछ था जो निकिता का बॉयफ्रेंड विनीत शुरू से जानता था, या शायद बहुत कुछ जानता था जो उसने पुलिस को नहीं बताया था। क्या विनीत कुछ छुपा रहा था? सर, किशोर कदम कोल्हापुर में पकड़ा गया है। ग्रेट। इस केस की सबसे अहम कड़ी अब हमारे हाथ लगी है। प्रतिमा, क्या लगता है तुम्हें, विक्रम जाधव और कुणाल सामंत को अब अंदर रखने से कोई फायदा है? उनसे और कुछ मिल सकता है? सर, विक्रम जाधव के एंगल में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने काफी लोगों से पूछा, काफी छानबीन की, लेकिन किसी ने भी निकिता को उसकी कोठी या फिर उस फ्लैट के आसपास नहीं देखा जहाँ पे उसने अलका वाघमारे को बुलाया था। और कुणाल सामंत? सर, उससे भी हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन वो टूटने को तैयार ही नहीं है। सर, मुझे अभी भी लगता है कि आरती का इससे लेना देना है। जो अमित के केस में है वो आरती के साथ भी हो सकता है। कि बात सिर्फ निकिता को विनीत से अलग करने की थी, लेकिन कुणाल उससे आगे बढ़ गया। सर, अब तो आरती को भी लगता है कि कुणाल ने किया है। बोल रहा हूँ ना साहब, मैं 27 अप्रैल को था ही नहीं इधर ही सतारा में। किशोर तो एक केस में बेल पे है ना, पर घबरा मत, इस केस में तो जेल नहीं जाएगा। हाँ साहब, इधर एनकाउंटर करके केस बंद करने का प्लान है, तो इधर ही ठोक दो ना। काय को काली पोपट सतारा में लेके जा रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था। क्या गलत कर रहा था? क्या गलत था इसमें? ऐसे किसी गुंडे को पैसे देकर धमकी दिलवाना सही काम है? पैसे देकर धमकी इसलिए दिलवाई ताकि कोर्ट के बाहर से मामला सेटल हो जाए। अमित जो आदमी गुंडा है, पैसे लेकर धमकी दे रहा है, बहुत कुछ करेगा तो रोक लेगा उसे। फंसा दिया ना उसने तुझे। सोचा है कभी तेरी वजह से निकिता के साथ में क्या हुआ है? भाई, मैंने उससे नहीं कहा निकिता के साथ ये सब करने के लिए। मैंने तो सिर्फ उससे कहा, अमित याद रखना, अगर ये पता चला ना कि निकिता के साथ में उसी ने सब कुछ किया तो तू भी उसी जुर्म में अंदर जाएगा। जरा से जमीन के लालच ने तुझे क्या से क्या बना दिया। तीन दिनों तक लगातार पूछताछ और मार खाने के बावजूद किशोर कदम ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि उसने ये जुर्म किया था। वो सिर्फ इस जुर्म से ही नहीं बल्कि इस बात से भी इनकार कर रहा था कि अमित भावे से पैसे लेने के बावजूद उसने कभी निकिता को निशाना बनाया या उसके परिवार के किसी इंसान को धमकी भी दी थी। सोच ले किशोर, यही सड़ता रहेगा, बाहर की हवा कभी नसीब नहीं होगी। ना तुझे ना अमित भावे को। थक जाओगे साहब, मैं फिर भी यही बोलूंगा। हम नहीं थकेंगे, हमारी चिंता मत कर। अब अगर अपनी सलामती चाहता है तो ये बता कि रस्सी कहां से खरीदी? हाथ से गला घोंट के मारा या रस्सी गले में डाल के? साहब, जब इतना मान के बैठे हो तो मेरे मुंह से सुनने का क्या मतलब? साहब, मैंने पैसा धमकी देने के लिए लिया था और वो भी नहीं दिया, खाली पैसा कब्जी किया। लड़की का छोड़ो साहब, उसकी फैमिली के किसी एक आदमी के पीछे नहीं गया मैं। आप लोग मेरे को एड़ा समझते हो क्या? मैं लड़की के फोन से अमित को फोन करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता क्या? क्या देख रहे हो साहब, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। किसने नहीं किया? विक्रम जाधव ने नहीं किया, कुणाल सामंत ने नहीं किया, तो फिर किया किसने? सर, प्रतिमा विनीत से बात कर रही है, उसके और निकिता की आखिरी मीटिंग के बारे में। प्रतिमा को अब भी लगता है कि विनीत पूरा सच नहीं बता रहा, कुछ छुपा रहा है। मैडम, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आरती के भाई ने तुझे धमकी दी। आरती और निकिता के बीच में तेरी वजह से झगड़ा चल रहा था, और निकिता ये भी जानती थी कि तू आरती को मैसेज करता था, फिर भी निकिता तेरे जैसे डबल ढोलकी पे विश्वास करती कि मैडम, मैं कोई डबल ढोलकी नहीं हूँ। आरती के साथ मेरा कुछ नहीं था, मैं निकिता से प्यार करता था। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं आरती की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, और निकिता कुछ ज्यादा इस बात से डर गई। और इसी बात का डर उसे उस दिन भी था ना? नहीं, वो नाराज थी कि मैंने आरती को मैसेज की, और इसी बात से परेशान थी। वो ये समझ ही नहीं रही थी कि वो मुझे लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रही थी। परेशान हो गया था उसकी इस आदत से। और इस परेशानी का हल तूने ये निकाला कि उसे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बस थोड़ा तंग जरूर आ गया। निकिता, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वही हो, और मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे भी वही करना पड़े। अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्या सोचने के लिए टाइम चाहिए?
कि क्या बहाना बना के मुझे छोड़ सको, कैसे उस आरती के पास जा सको। मुझे अपने बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। हर बात तुम्हारे और आरती के बारे में नहीं होती। पक चुका हूं यार तुम दोनों से। क्या कहा तुमने? तुम पक चुके हो मुझसे? निकिता, हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बाय। आरती को लेकर उस दिन फिर हमारे बीच में झगड़ा हुआ। निकिता भी थोड़ी अपसेट हो गई थी, मैं भी परेशान हो गया था, इसलिए मैंने निकिता को उसके बाद कॉल नहीं की। मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता था। उसका फोन नहीं आया, मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ गई, इसलिए फोन नहीं कर रही। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये मैडम हमारा पर्सनल था, और निकिता के साथ जो हुआ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुझे कैसे पता लेना देना है कि नहीं? वो मवाली कुणाल या उसकी बावली बहन आरती, उन्होंने निकिता के साथ कुछ नहीं किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। मुझे लगता है निकिता के साथ कुछ और हुआ। कुछ और मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। सर, मुझे लगता है कि हम इस बात पे अटक गए हैं कि निकिता का मर्डर हुआ है, जो कि इन सस्पेक्ट में से किसी ने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया है। प्रतिमा, फिर से ये मत कहना कि तुम्हें अब भी लगता है कि ये सुसाइड का केस। प्रतिमा, अगर सुसाइड किया हो तो उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। विक्रम जाधव की थ्योरी में कोई भी सुराग सामने नहीं आया कि उसने निकिता के साथ रेप किया, इसी वजह से उसने सुसाइड किया। तो फिर क्या हो सकता है? पता नहीं सर, पर मुझे अभी भी लगता है कि कुछ तो था जिसकी वजह से निकिता दुखी थी। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा है। प्रतिमा, हमें यह भी पता है कि उसके मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। यस सर, याद है मुझे। सर, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि विक्रम जाधव ने उसके साथ कुछ किया था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर ली, तो तब भी उसके फोन के गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उसने सुसाइड करने से पहले अपना फोन खुद फेंक दिया, जो आज तक नहीं मिला? सर, इससे ये साफ हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, और ये मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूं। और फिर उसी रस्सी से उसे पेड़ से लटका दिया गया, इसीलिए उसके गले पे सिर्फ रस्सी का निशान, और पेड़ पे लटकाने की वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जो हमें कंफ्यूज कर रही है। सर, क्राइम सीन पे निकिता का फोन नहीं मिला है, जिससे ये साफ होता है कि जिसने भी निकिता को मारा है वो उसका फोन अपने साथ लेकर चला गया। पर ये हो कौन सकता है? सारे हिस्ट्री शीटर्स को हमने तोड़ा है, उन पर नजर रखे हुए हैं, उनमें से कोई नहीं है, तो फिर है कौन? इस केस में अपराधी कौन था या फिर कौन थे, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर एक एंगल के खुलने के बावजूद निकिता की मौत के पीछे के मकसद तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब केस ठंडा पड़ चुका था, महीनों गुजर चुके थे। 27 अप्रैल 2019 को इस जुर्म को अंजाम दिया गया था, और अब अक्टूबर 2019 आ चुका था। लेकिन अचानक इस केस को एक नई दिशा मिलने वाली थी, एक नया रास्ता खुलने वाला। हाँ, IMEI नंबर यही है। ये निकिता आप्टे का ही फोन है। कहाँ ऑन हुआ ये फोन? मुंबई में ऑन हुआ? जी सर। और निकिता के फोन में जो नंबर यूज हो रहा है वो ये है 44761। इस नंबर की पूरी डिटेल्स मंगवा ली है। हमने अपने नंबर से कॉल नहीं किया, मोहिते को भेजा है PCO से कॉल करने के लिए, ताकि पता चल सके कि ये नंबर ऑन है या नहीं। सर, ये नंबर ऑन है। मैंने PCO से फोन किया, ऐसे ही कोई नाम बदलकर बात की। किसी आदमी ने फोन उठाया था, बोला कि आपने जो नंबर लगाया रॉन्ग नंबर है। मैंने पूछा ये मुंबई का नंबर है? उसने कहा हाँ। सर, मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, ये सोच करके कहीं वो अलर्ट ना हो जाए। गुड, एड्रेस निकालो और उठाओ इस आदमी को। जी सर। और उसे पता ना चले कि हम उसके पीछे हैं। सर, नंबर किसी अविनाश मोरे के नाम पर रजिस्टर्ड, कांदिवली का एड्रेस। फौरन मुंबई के लिए निकलो और इस आदमी को उठा के लाओ। प्रतिमा, इसकी फोटो निकिता की फैमिली को दिखाओ और पता करो इसे पहचानते हैं क्या।
और ये भी चेक करो इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या। ठीक है सर। हाँ प्रतिमा, इस अविनाश मौर्य का कुछ मिला? नहीं सर, निकिता की फैमिली भी इसे नहीं पहचानती, उन्होंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। ताज्जुब की बात, इस अविनाश मौर्य ने अब तक फोन स्विच ऑफ नहीं किया, लगातार ऑन आ रहा है। सर मैंने साइबर टीम से दोबारा चेक किया, ये निकिता का ही फोन है। जी अविनाश मौर्य, जी भाई हूँ। तू जो फोन यूज करता है वो कहाँ है? आप लोग हैं कौन और ये पूछ क्यों रहे हैं? सतारा पुलिस। और साहब आप मेरा फोन क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो फोन तेरा नहीं, किसी और का है। नहीं, ये तेरा फोन नहीं। साहब ये मेरा ही फोन है। तेरा नंबर 444761 3 दिन पहले एक फोन में एक्टिव हुआ था, वो फोन कहाँ है? साहब लेकिन हुआ क्या है? 3 दिन पहले तेरा नंबर जिस फोन में एक्टिव हुआ था वो फोन सतारा के निकिता आप्टे का है, जिसका 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ है। वो सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी फोन में मैंने 3 दिन पहले सिम डाला था। अविनाश वो फोन ऐसे नहीं, ऐसे दिखता है। सर इसे लॉकअप में ले जाके पूछते हैं, तब याद आ जाएगा इसे। अरे साहब इसमें याद क्या करना, मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब मेरा फोन खराब हो गया था, डिस्प्ले गया था उसका, मैंने उसे बनने के लिए डाला था और राजू की दुकान से काम चलाने के लिए ये फोन मैंने 1000 रुपए का खरीदा था। चल राजू के दुकान पे ले चलो। हाँ चलो साहब। चल राजू इनको बताओ कि ये फोन मैंने तुमसे ही खरीदा था ना? हाँ साहब, ये फोन मैंने ही बेचा था उसको। इस फोन का जो IMEI नंबर है वो उस लड़की के फोन का है जिसका सतारा में 6 महीने पहले रेप और मर्डर हुआ। IMEI नंबर सेम है, लेकिन उसका फोन ये था। हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि निकिता के फोन का मॉडल ये है, और हमने ये भी कंफर्म किया कि इस फोन का जो IMEI नंबर है वो निकिता के फोन का। साहब ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं ना फोन का, ये बिकने के लिए आया था मेरे पास, मैं ही खरीदा था। किससे खरीदा था? ऐसे ही चलते फिरते एक बंदा आया था बेचने के लिए। मेरे को ये फोन बेचने का है, बंद पड़ा है, चल नहीं रहा। चल ही नहीं रहा है? नहीं। अरे भाई इसका तो बॉडी भी डैमेज है, मेरे भी किसी काम का नहीं, खरीद के करूंगा क्या इसको? अरे देख लो, मोबाइल का दुकान है, कुछ काम आ जाएगा आपके, जो भी दोगे चलेगा मेरे को। मैं बोला 200 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, वो बोला ठीक है और बेच के चला गया। तो फिर वो टूटा हुआ फोन कहाँ है? और उस फोन का IMEI नंबर इस अविनाश के फोन में कहाँ से आया? ये फोन का बॉडी एकदम डैमेज हो गया था, बैटरी वैटरी सब ठीक था, तो मैंने बाहर का बॉडी निकाल के फेंक दिया और अंदर का माल मटेरियल जुगाड़ करके ये फोन में फिट कर दिया। तुम्हें ये फोन किसने बेचा? उसका नाम क्या है जिसने बेचा? नाम तो याद नहीं साहब, 1-2 महीना हो गया अभी। देख राजू, हमें वो आदमी चाहिए, और अगर वो नहीं मिला ना हम तेरी जन्म पत्री बना देंगे कि तूने सतारा में उस लड़की के साथ रेप और मर्डर किया। खाली पीली मेरे को काहे को फंसा रहे साहब, मैं तो खाली फोन खरीदा था। जिसने फोन बेचा उसका हुलिया याद है? साहब याद करने की कोशिश करता हूँ साहब। नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये था ना? नहीं साहब ये भी नहीं था। जैसा वो सब बोले ना वैसा मैं आपको उसका हुलिया बताने को तैयार हूँ। सच्ची साहब, जितना याद है सब बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, कसम से। सर राजू सच बोल रहा है, उसे जितना याद था उसने पूरी ईमानदारी के साथ याद करके स्केच बनवाया। ठीक है, फिर भी यहाँ मुंबई पुलिस को बोलता हूँ इस राजू पे नजर रखें, और तुम पता करो कि निकिता के पहचान में कोई है जो स्केच वाले आदमी को जानता है। ठीक है सर। स्केच को तुम्हारे फोन और मेल दोनों पे भेजा, ये नहीं पता कि ये स्केच उस फोन बेचने वाले आदमी से कितना मिलता। तुरंत इस स्केच को सभी जगह भेजो और पता करो कि स्केच से मिलता जुलता दिखने वाला भी कोई आदमी है। यस सर, मैं सभी जगह सर्कुलेट कर देती हूँ। राजू की मदद से जो स्केच बनाया गया वो उस आदमी की शक्ल के काफी नजदीक था जिसने राजू की दुकान पर निकिता का मोबाइल बेचा था। वो आदमी वास्तव में मौजूद था और यकीनन सतारा में ही था, और निकिता से जुड़े लोगों में उसके बॉयफ्रेंड विनीत के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसने इस आदमी को देखा था या पहचान सकता था। कौन है मैडम ये नहीं जानता, लेकिन इसे पार्क में देखा है, जहां में निकिता हमेशा मिलते थे। इसे बहुत बार पार्क में देखा,
मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं और निकिता जब भी मिलते थे हमेशा वहां होता था। क्या ये हमेशा आसपास रहता था? हाँ, ये स्केच पक्का उसी आदमी की तरह दिख रहा है। अगर ये विनीत और निकिता के हर बार मिलने के वक्त वहां होता था तो इसका मतलब है ये सतारा का ही रहने वाला है और शायद कहीं आसपास का ही हो। लेकिन सर इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। पर फिर भी मैंने गोविंद और बाकी ठगी को काम पे लगा दिया, ये पता करने के लिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। गुड, ढूंढो इसे ताकि इस केस को क्लोजर मिले और निकिता को न्याय। सर। प्रतिमा। यस सर। तुमने बताया कि विनीत कह रहा था कि ये हमेशा पार्क में मौजूद रहता था, उन्हें घूरता था। यस सर, वो दोनों जब भी पार्क में मिलते थे ये वहां रहता था। 27 तारीख की निकिता की वो फुटेज निकालो। हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं था, हमने कुछ मिस किया है। 37। ये निकिता निकली, इसके पीछे तो नहीं दिख रहा है। एक काम करो, निकिता के दिखने से 5-10 मिनट पहले का फोटो चेक करो। एक मिनट सर, स्टॉप कीजिए इसको। अब नॉर्मल कीजिए। यही है वो, तो यही है। हाँ हाँ सर, ये वही आदमी है। क्या इसी ने निकिता के साथ निकिता का मोबाइल इसके पास था जो उसने मुंबई में जाके बेचा। ये है कौन? साहब इस तरफ प्रशांत केलकर नाम है इसका, इलेक्ट्रिशियन है, यही सातारा का ही है। पुलिस ने इस आदमी का स्केच बनवाया था, उसे 27 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज में पहचान लिया गया और पुलिस अपने मुखबिर की मदद से उस तक पहुंच गई। जी चल आजा। क्या हुआ साहब, क्या बात हो गई? साले 6 महीने से भटका रहा है, पूछ रहा है क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या हुआ। चल अब चल। प्रशांत केलकर नाम है उसका, इलेक्ट्रिशियन है। विनीत ने बताया कि निकिता विनीत जब भी पार्क में मिलते थे ये हमेशा वहां होता था। ये कौन? ये किशोर कदम की तरह कोई दूसरा आदमी है जिसको अमित ने पैसे देकर निकिता को? नहीं, प्रशांत हिस्ट्री शीटर नहीं। उसे पुलिस स्टेशन ला रहे हैं, फिर पूछताछ करेंगे उससे। मैडम इस आदमी का मेरी बहन से क्या लेना देना? पता नहीं शिवम, अभी कुछ नहीं बता सकता। ऐसे ही बोलेगा या इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा? बिना झटका खाए बोल दे, बेहतर है। निकिता का फोन तेरे पास था, उस मोबाइल शॉप वाले राजू ने तुझे पहचान लिया। ऐसे प्यार से नहीं बोलेगा सचिन। प्रशांत केलकर, निकिता के साथ वो सब तूने किया ना? मैं सही बोल रहा हूं? जी आप निकिता है ना? हाँ, क्यों? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आप हो कौन? वो मैं आपके पापा को जानता हूँ। पहले बताओ तो सही, आप हो कौन? क्या बात करनी है आपको? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू। कब से तेरे पीछे हूँ, आज जाकर मिल लिया तू। बस यूं ही।
तूने उसे देखा, वो तुझे पसंद आ गई, इतना कि वो तेरी सनक बन गई। निकिता का फोन तेरे पास 6 महीने से था, तूने उसे ऑन क्यों नहीं किया? पर 6 महीने बाद मुंबई जाके क्यों बेचा? मैं अखबार में पढ़ रहा था। जोर से बोल, जोर से बोल, सुनाई देना चाहिए। मैं मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा था। 27 अप्रैल का दिन तूने इसलिए चुना क्योंकि निकिता उस रास्ते से जाने वाली थी। हाँ, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की थी, पर सड़क पर कोई ना कोई आ जाता था। तो तूने देखा कि 27 तारीख को उस रास्ते पे आसपास कोई नहीं था, सुनसान था, तो तूने ऐसा किया? हाँ। तूने निकिता के भाई अमित को फोन क्यों किया? तू जानता है उसे? नहीं। तो उसे फोन क्यों किया? मुझे बुरा लगा कि उसके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ गई, तो इसलिए मैंने उसका फोन उठाया और देखा किसको फोन कर सकता हूँ, तो मैंने उसका नंबर डायल कर दिया। प्रशांत केलकर से बार बार पूछताछ की गई, ये जानने के लिए कि क्या वाकई ये जुर्म उसने अपनी विकृत मानसिकता और यौन आकर्षण के कारण किया था या इसमें कोई और भी शामिल था। पर आखिर तक यही सामने आया कि वो वाकई एक विकृत मानसिकता का आदमी था जो निकिता पर मोहित था, जिसने सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए निकिता के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार दिया। अपराधी अपराध का मकसद और जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया था, उसने पुलिस तक को हैरान कर दिया था। इस केस में निकिता के परिवार में जो भी मनमुटाव था वो सामने आ गया था। इस केस के जरिए संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण कोई अपना ही निकिता के पिता को धमकी देने, डराने जैसे गलत इरादे रखता था, वो भी सामने आ गया। साथ ही एक लड़के को लेकर लव ट्रायंगल, प्यार के नाम पर दीवानगी भी सामने आई, जिसमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बीच एक लड़के की वजह से दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पर निकिता के बलात्कार और हत्या का जो अपराधी था, वो निकिता और उसके जानने वालों के लिए चेहरे से, नाम से पूरी तरह से गुमनाम था। प्रशांत केलकर का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और साथ ही मनोवैज्ञानिक जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि उसे कोई मानसिक बीमारी थी। वो पूरी तरह से सामान्य था। यह बेहद दुखद है कि 19 साल की निकिता को किसी की सनक और दिमागी गंदगी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि ऐसी विकृत मानसिकता जो सड़क पर चलते इंसानों को, अपने आसपास के लोगों को शोषण का सामान मानती है, उस विकृत मानसिकता को पहचाना कैसे जाए? दरअसल ये मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन जब भी किसी पर कोई शक हो या पता चले कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, तो तुरंत उसकी शिकायत करें। ऐसे लोगों से डरने की बजाय हिम्मत दिखाकर पुलिस में उनकी शिकायत करें और उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाएं। खुद को और अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।